सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामना और आपका धरती धुरारी में बहुत बहुत स्वागत। और इस जो श्लोक में हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सुख हो, समृद्धि हो, सब निरोगी रहें, यही मनोकामना रहती है। और हमारे कार्यक्रम के ज़रिए भी हम आप तक कुछ ऐसी ही बातें पहुंचाते हैं कि एक स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ समाज हो, सब अच्छे हों और अच्छी बातें हों और अच्छी बातें एक दूसरे से करें। और कई बारी हम बात करते हैं जब हम निरोगी होने की, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं कभी बीमार ही ना हूँ, है ना, ये सब सोचते हैं। तो शक्ति का पर्व है, जो आप चाहें वो शक्ति आप मांगें और आपको भगवान खुश रखे। और इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, वो मानव, यूँ कहें कि हम जब मानव होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी और के कैसे काम आएँ। तो एक चिकित्सक के रूप में जब कोई काम आते हैं और ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचते हैं तो वो बहुत बड़े चिकित्सक कहलाते हैं। और वरिष्ठ चिकित्सक आज हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सर्जन हैं गैस्ट्रो के और डॉक्टर अजय शर्मा आपका नाम। और अगर राजस्थान में पहली लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर अजय शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और आप सबको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतना महत्वपूर्ण दिन हमारी सोसाइटी के लिए, हम सबके लिए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके माध्यम से आपसे वार्ता कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। सर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। शक्ति का पर्व है और शक्ति के दिन हम एक ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम सबको उन नज़रों से देखते हैं कि इनकी बीमारी ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए। तो ये तो आपका एक बहुत बड़ा आयाम है। हम समझते हैं आपको उस चीज़ में, जब हम पढ़ते हैं आपके बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। और आज रूबरू होंगे हमारे दर्शक भी कि क्या क्या चीज़ें आपने की और आपका जीवन कैसा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कहाँ बचपन बीता और कैसे फिर डॉक्टरी की और आपका रुझान हुआ? देखिए, ज़िंदगी बहुत अजीब सी शुरुआत, बहुत अजीब से पलों से गुजरी है ज़िंदगी। मैं अभी गैस्ट्रो सर्जन हूँ, मतलब मैं लिवर, पेट, आंत के, पैनक्रियाज के ऑपरेशन करता हूँ। ये विभाग राजस्थान में, जब मैं इसको चूज़ करने गया तब राजस्थान में नहीं हुआ करता था, और मेरे को उसकी MCH करने के लिए राजस्थान से बाहर जाना पड़ा उस समय। तो मेरी शुरुआत में हमेशा बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आए, ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स रहे जिनको कि मैं मानता हूँ कि जिनको कि बड़े मुश्किल सफ़र से, दौर से अपने गुजरे हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि मेरा जन्म मसूरी में हुआ है। अरे सर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हुआ करते थे और उस समय उनकी पोस्टिंग मसूरी में होती थी जी। और हम लोग, मेरा जन्म मसूरी में होने के बाद में पापा ट्रांसफ़र होते रहे, और आज मैं 50 साल का हो गया हूँ। उसके बाद मसूरी दोबारा नहीं जा पाया। मेरा सौभाग्य नहीं मिल पाया मैं दोबारा जा पाऊँ। लेकिन मसूरी जैसी खूबसूरत जगह में जन्म लेने के बाद फिर हम हैदराबाद रहे, जो कि साउथ इंडिया का एक बहुत ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट जगह हो गई है। बीच में अजमेर, फिर हैदराबाद, फिर हम जयपुर ट्रांसफ़र हुए। जब मैं जयपुर में था, मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ा करता था, और मैं 9वीं कक्षा में था तब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जम्मू हुआ था। तो उन्होंने अपना ये आखिरी उस समय ट्रांसफ़र अपना रोक दिया कि अब बच्चों की पढ़ाई का एक इम्पॉर्टेंट समय, एक इम्पॉर्टेंट समय जब इनको अपने करियर चूज़ करने हैं। और शायद यही मेरा सौभाग्य रहा कि पिताजी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा कि मेरे को उस समय PMT का टेस्ट होता था जिसमें मेरे को सिलेक्शन हुआ, और मैं मेडिकल के अंदर आकर के मैंने अपनी मेडिकल की सेवाएँ पढ़ाई शुरू करी। मेडिकल में सिलेक्शन पहले मेरा ऑल इंडिया से हुआ था, जहां मुझे औरंगाबाद मिला था। तो एक बड़ा अच्छा सा एक वाक्य है कि मैं हम लोग, बताइए सर। मुंबई के पास मेरा पोस्टिंग हुई, ऑल इंडिया से मेरे को मिलना था PMT में, और मेरा उस समय एक बक्सा बांधा जाता था, एक अटैची रखी जाती थी, और सामान के साथ मेरे ट्रेल के अंदर यहाँ बिस्तर बंद बंधा हुआ था जिसमें मुझे लेके जाना था। और उस दिन सुबह तकरीबन 4 बजे न्यूज़पेपर आया। उस न्यूज़पेपर के अंदर रिजल्ट आया राजस्थान PMT का, और राजस्थान PMT में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो घर वालों ने सबसे पहले बिस्तर बंद खुलाया, चलो खुशी हुई कि अभी जयपुर ही रहेगा, कम से कम राजस्थान रहेगा। और फिर मुझे SMS मेडिकल कॉलेज मिला। तो मैंने अपनी पढ़ाई SMS मेडिकल कॉलेज से करी। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि उस समय सर्जरी करने के बाद मेरे पास में सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए राजस्थान में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं होता था, इसलिए मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए फिर मैं संजय गांधी PGI से मैंने आगे की पढ़ाई की जी। तो सर ये बहुत ही शॉर्ट में आपने पूरी चीज़ बता दी। अच्छा ये बताएं सर कि जैसे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं, मतलब आपकी वाइफ तो हैं अब, लेकिन अगर भाइयों की बात करें कोई भी नहीं, और पीछे भी हम बात करें, तो कैसे आपके मन में आता था कि मुझे डॉक्टर बनना है?
केवल पढ़ाई के लिए कई बार हम पीएमटी की सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं नहीं मेरा एम वही है और मुझे वही लक्ष्य पाना है। मेरे ख्याल से सवाल बहुत ही अच्छा और मेरे साथ शायद बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ सा सवाल है ये जो आपने सवाल पूछा। मैं जब 10th क्लास में था तो हमारे लोग उस समय मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिया करते थे। तो हमने मैथमेटिक्स भी कर रहे थे और बायोलॉजी भी लेते थे। मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 97 नंबर आते थे, तो बायोलॉजी में मेरे 100 में से 82 नंबर आते थे उस समय। अच्छा। तो मैथ्स में मैं हमेशा ज़्यादा बेहतर होता था और पिताजी इंजीनियरिंग में थे, तो पिताजी की इच्छा थी मैं इंजीनियर बनूं। तो पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग का फॉर्म भरवाया, इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरवा के एग्जाम के लिए भेजा। मुझे चिंता थी अगर मेरा इंजीनियरिंग में हो गया तो पिताजी तो इंजीनियरिंग कराएंगे ही, और मेरी इच्छा थी शायद मैं मेडिकल में हो जाऊँ। तो मैंने कहा एक बार रिस्क लेते हैं। तो मैंने उस साल जब एग्जाम देने गया तो मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम घर से कह के जाता था मैं देने जा रहा हूँ, और मैं लाइब्रेरी जाकर पूरा दिन पढ़ता था, शाम को आके कहता था एग्जाम हो गया। और इस तरह से मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम टाल दिया। लेकिन और साथ में फिर रिस्क हो गया, मेडिकल में भी नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फिर मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया और सौभाग्यपूर्ण वक्त हो गया, और पिताजी ने इसको बहुत वाइडली और बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करा। आपने जैसा बताया हमारे घर में परिवार में कोई डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे घर में मतलब मैं शायद पहला जना था जो हमारे सब रिश्तेदारों में पहला डॉक्टर बन रहा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी थे, उस टाइम पे वेटनरी साइंस अपने आप में डेवलप नहीं थी, लेकिन वो वेटनरी के एक्सपर्ट हुआ करते थे। और उस समय जो राष्ट्रपति भवन का जितने भी घोड़े हुआ करते थे उनको संभालने का काम उनको दिया जाता था। तो उस समय उनके तो ही वॉज द ओनली एक्चुअली ट्रेंड वेटनरी साइंस इन दैट एरिया। जब उस समय जब संभाला करते थे तो उनको देख करके मेरे अंदर एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ जो डेवलप हो गई कि वो था जानवरों के प्रति लगाव, पेड़ पौधे जानवर नेचर के प्रति, वो दादाजी से मेरे को मिला। लेकिन हाँ, मेडिकल मैंने चूज़ करा और मेडिकल चूज़ करके फिर मेरा करियर अब साइंस की तरफ, सर्जरी की तरफ। तो कहीं कहीं हम ये माने कि दादाजी के जो यूँ कहीं संस्कार रहे या उनको देखकर एक इंस्पिरेशन आपको मिली और आप आगे बढ़े। बहुत अच्छा। और उसके बाद में जो आपने कीर्तिमान रचे उनकी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये बात करते हैं, जब हम कॉलेज की बात करते हैं या स्कूल की बात करते हैं, जब SMS मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो कुछ मस्ती माहौल की भी बात हो जाती है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी बात होती। तो क्या आप किसी गेम्स में या कोई गाने में या कैसी ऐसी एक्टिविटीज़ में भी आप पार्ट लेते थे? जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि ना मैं हमारा जो मित्र मंडली थी, हमारे हर जने के करीबी दोस्त होते हैं, तो दोस्त हमेशा चाहते थे हम सब मिल करके पार्टिसिपेट करें। तो कुछ हमारे में अच्छे गायक थे तो उनसे गाने जरूर पहुंच जाता था। तो कुछ लोग कहते थे तू गाने से पीछे आ जा, फिर कहते नाटक में चला जाता था, फिर कहते नाटक। लेकिन मैं पार्टिसिपेट हर चीज़ में करा करता था। मैं हमेशा अपने आप को कहा करता आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई एम नॉट द मास्टर ऑफ एनीथिंग। तो मैंने, अगर आप कहेंगे गेम्स के अंदर, मैंने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस सब खेले हैं। और शायद मैं एक्सपर्टाइज नहीं रहा, लेकिन मैं पार्टिसिपेट सब में करने बहुत पसंद करता था। और हमारे बहुत मित्रों के अंदर मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे भी होता था। इसी तरह से म्यूज़िक का मुझे खास तौर पर बहुत ज़्यादा शौक रहा है। म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक के साथ में बहुत ज़्यादा आत्मीयता रही है। और शायद वो मेरी शादी के बाद, क्योंकि मेरी वाइफ अच्छा गाना गाया करती थी, तो उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन होता चला गया और शौक़ थोड़ा बढ़ता चला गया, गाना सुनना और गाने का शौक़। और जहाँ तक सवाल है मेरे दोस्तों के अंदर, उस समय ख़ास तौर पे मैं, जैसे मेरे प्रिय मित्र हैं डॉक्टर मनु राजन जो प्लास्टिक सर्जन हैं, और एक मेरे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र हैं डॉक्टर अमित शर्मा जो कोटपुतली के अंदर हैं। तो ये आज ही मुझसे कहते हैं कि जब भी कहीं बैठे होते हैं कि चंद लाइनें सुना दें, तो मैं ज़रूर हम उनके साथ में गुनगुनाता हूं। अमित बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हम कहते हैं तू मेरे बाद गाना गाएगा, वरना क्या सब तेरे को सुनेंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। तो ये एक हमारी वो मजाकी श्रेणी के अंदर। और सबको पता था हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली गेम्स में सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत बढ़िया माहौल रहा है मेडिकल का हमारा, बहुत बढ़िया दिन रहे हैं मेडिकल कॉलेज के। मुझे लगता है शायद अब की जनरेशन शायद उनको महसूस भी नहीं कर सकती जो हमने उस टाइम पर में उसको एंजॉय करा है। बहुत अच्छे दिन रहे। और आपने तो म्यूज़िक को मेरे ख्याल में और ज़्यादा महसूस किया जब शादी हो गई, और डॉक्टर मैम से जब आप मिले, फिर शादी भी हुई। उनका जो गाने का जो या म्यूज़िक का लगाव है वो आपको और करीब ले आया म्यूज़िक के। तो अगर कोई एक गीत या कोई जो चीज़ गुनगुनाना चाहें, और हो सकता है वो आप उन्हीं के लिए गुनगुनाएं। देखिए मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजलि, वो जब हम कॉलेज में थे तो वो कॉलेज के अंदर रैंक 1 थी जो गाने के अंदर। अच्छा। तो वो हमेशा बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो मेरी इच्छा थी कि उनके गाने को प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन क्या होता था, वो अकेले गाने कब तक गाएगी, तो मैं साथ में गाना गाया करता था इस तरह से करके। लेकिन मैं उनके प्रति तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं एक गाना जो जनरल मैसेज जो हमारे सब लोगों के पास जाना चाहिए, मैं शायद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि 2 लाइनें मैं बोलता हूँ। आने वाला पल
जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल। मैसेज मैं इसलिए इस गाने को खास तौर पर चुन के लेकर के आया क्योंकि मैसेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे लगा। हालांकि गाने बहुत सारे रोमांटिक गाने मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए हमने अभी कोविड के दौर से गुजरे हैं, हमें पता होना चाहिए कि बुरा समय जो आया था वो चला गया। हम सब ने वो समय देखा है, तो हम डॉक्टरों ने उसको ज़्यादा करीब से, ज़्यादा ख़राब रूप में भी देखा था, बहुत सारे मरीजों के साथ परेशानी होते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि वो पल चला जाएगा। तो हमेशा सोचें कि जो भी कुछ है वो क्षणिक है, आपके खुशियाँ भी, दुख भी, तो जितना समय उसको एंजॉय कर लें, हम जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अपने आप में ये गीत सकारात्मक बनाता है, पॉजिटिविटी लाता है कि जो पल है उसको भरपूर जी लें, और एक जो म्यूज़िक की शक्ति है वो इसमें समाहित भी नज़र आती है। म्यूज़िक के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, शक्ति की जब हम बात करते हैं तो अध्यात्म की बात होती है, हम शक्ति को अलग अलग तरीके से पूजते हैं, नवरात्र में पूजते हैं। आप से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हर अस्पताल में, हर जगह हम देखते हैं एक भगवान की मूर्ति होती है, और वहाँ से वो शक्ति पूरे वातावरण को एक निरोगी बनाने के लिए होती है। तो आप किस तरीके से अध्यात्म से जुड़े हैं और क्या क्या करते हैं? जब मैं शायद मेडिकल में था तो शायद हम लोगों का इंक्लिनेशन कम होता था, जैसे सब यंग जनरेशन का होता है, लेकिन जैसे समय बीतता जा रहा है मुझे समझ में आता जा रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जी। और जब मैं MBBS करके जब मैं सर्जरी में घुसा तो मैं देखता था हमारे जो बहुत बड़े टीचर्स थे वो हमेशा एक मंदिर जाकर के फिर सर्जरी करने आया करते थे, तो समझ में नहीं आता था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन जब खुद ने सर्जरी शुरू करी तो मैं हमेशा हमारे सर्जन्स को, सब लोगों, कभी भी CME करता हूँ या टॉक करता हूँ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि अंडर द सर्जन्स नाइफ देयर इज़ ऑलवेज अ लाइफ। तो आपको समझना पड़ेगा, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसके नीचे एक ज़िंदगी है, तो वो ज़िंदगी ना तो मैं देने वाला हूँ ना आप देने वाले हैं, उसको देने वाला एक ऊपर सबसे प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, जो हम सबको उसके लिए गाइड करता है। तो आप अगर अधिकतर सर्जन्स को, पता नहीं मेरी एक आदत सी बन गई है, अगर मैं हाथ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो जब भी कभी ऑपरेशन करने, नाइफ लेने से पहले हम उसके शरीर को छू करके अपने आप को भगवान से कहते हैं, भगवान आज शक्ति देना कि मैं इसको जो अपनी ओर से कर सकूँ बेहतरीन वो करूँगा जी। हमेशा मंदिर जाकर के ही ऑपरेशन थिएटर में जाने की एक प्रथा रही है, जो आज तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। तकरीबन पिछले 30 साल से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, और मैं आज तक भी इसी को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ कि मंदिर जाने के बाद ही ऑपरेशन करा जाए। जहाँ तक सवाल है भगवान में विश्वास, भगवान में भरोसा, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं शायद उसके बियॉन्ड सोचना चाहते हैं, लेकिन हम अगर इसके अंदर ही समाहित सोचें तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है हमारी सोसाइटी के अंदर। ख़ास तौर पे ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हम देखें, हम राम की जन्मभूमि है, ये यहाँ पे कृष्ण हुए हैं, यहाँ पे देवी माता पूजी जाती है। तो हम अगर देखें, हम इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हर आदमी अपने अलग अलग भगवानों को पूज रहा होता है, हमारी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। बहुत कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि भगवान राम से हमारे पास मैसेज क्या जाता है, भाई क्या आप राम बनना चाहते हैं? भाई एक बच्चा जो पैदा हुआ वो अपने घर से बाहर गया पढ़ने के लिए, वो किसी टीचर के पास पढ़ने के घर, वो राजा का बेटा था, लेकिन वो राजा का सुख नहीं मिला। वो स्कूल में उसको स्ट्रिक्ट माहौल से निकल के 14 साल बाद अपने घर आया। जब वो 16-17 साल का बच्चा था, उसको उस वक्त राजकोष लेना था, उस वक्त राज संभालना था, लेकिन उसको उस वक्त शादी हुई, और शादी होने के बाद उसको वन में जाना पड़ा। वन में जाने के बाद उसकी पत्नी को उठा के ले गया, उसका भाई उनके साथ था, उनकी पत्नी साथ नहीं थी, और वो वहाँ से उसकी पत्नी को छुड़ा के लेकर के आए। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहेंगे? नहीं, हम अधिकतर कहेंगे नहीं, मैं तो अच्छी लाइफ चाहता हूँ, मैं तो बढ़िया लाइफ चाहता हूँ। फिर हम राम को क्यों पूजते हैं? हम राम को इसलिए पूजते हैं कि राम ने इतनी सब समस्याओं के होने के बाद, इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी जीवन अच्छा जिया। मैसेजेस, आपको ज़िंदगी अच्छी जीनी है। हमें राम राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें सब सुखी हों, यही हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसे हम हर जिस भी किसी भगवान की हम पूजा करते हैं उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, जिसको कि हमें मैसेज को लर्न करना है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन भगवानों की पूजा करने के साथ हम उनको अपने जीवन के अंदर कैसे उतार पाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा होती है। इसमें सर क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर साइंस की भाषा बहुत अच्छी समझते हैं, क्योंकि जो कि प्रूव है। हम जब देखते हैं मंदिर में चरणामृत की बात करते हैं, उसमें तुलसी होती है, उसका भी एक रोल है। ये सब चीज़ें पुरातन काल से चली आई।
हम बात करते हैं गैस्ट्रो की अगर प्रॉब्लम की, तो वहाँ फास्टिंग की बात होती है। तो फास्टिंग, और अब क्योंकि आपके इस विषय पर भी मैं आऊँ, तो मैं बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि हमें कभी पेट की बीमारी ना हो साहब, क्या करें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास खान पान, रहने सहने का तरीका, ये हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पेट की बीमारियों से। जैसे हम पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस माने, फैटी लिवर माने, कॉन्स्टिपेशन माने, ये सब चीज़ें हमारे खान पान और रहन सहन से ही रिलेटेड है। आप देखेंगे आजकल नई जनरेशन सारी वेस्टर्न टाइप ऑफ खाने के अंदर विश्वास कर रही है। मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा विपरीत दिशा में आना पड़ेगा जी। सबसे आइडियल खाना क्या है? बहुत मरीज मुझसे पूछते हैं, सर मैं क्या आइडियली खाऊं? तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो आपके दादा खाते थे, जो आपकी दादी खाती थी, जो आपके नाना खाते थे, वो आइडियल था। आप अगर कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाएंगे, रूखी रोटी खाएंगे, घी तेल का कम यूज़ करेंगे, तली हुई चीज़ों को कम खाएंगे, पकी हुई चीज़ों को कम खाएंगे, तो आप ज़्यादा नेचुरल लाइफ की तरफ रह पाएंगे। हम लोग उस समय देखा करते थे, हमारे दादाजी गांव घर से निकल करके और खेती तक जाते थे, रोज सुबह खेती करते थे, पूरा दिन भर करते थे, फिर शाम को वापस आते थे। हम में से कितने लोग हैं जो इतना चल रहे हैं? हम लोगों को आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, मतलब हम हमारी घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के घर आते हैं। तो आई थिंक हमें लगता है कि हम उतना ज़्यादा लाइफस्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुके हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा, खान पान के अंदर अगर आपने घी तेल मिर्च मसाला कम खाया है, तो आपकी लाइफस्टाइल, खाने की समस्याएं कम होंगी आंतों के अंदर, और आपका जीवन बेहतर होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप घी तेल कम खाते हैं, तो आपका फैटी लिवर कम होगा, जो आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है हमारे देश के अंदर, जो कि मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि फैटी लिवर आने वाले समय के अंदर हो सकता है समस्याएं ज़्यादा उससे पता चलेंगी। जैसे अभी जो स्टडी हो रही है, जो अभी जो जांच हो रही है, वो है क्या फैटी लिवर डायबिटीज़ का कारण है। इस पर सारी दुनिया में शोध हो रहे हैं। तो आने वाले समय, और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी, जैसे मोटापा कहते हैं, जो हमारे पेट के अंदर मोटापा होता है। हाथ पैर मोटे नहीं है हमारे पैरों में इतना फैट नहीं है, कंधे पे इतना फैट नहीं, बट हमारे पेट, जैसे हम तोंद कहते हैं, यहाँ सब इस जगह हमारा फैट है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। यही फैट है जिसने फैटी लिवर, जो कि हमारी एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट बताया है कि ये हमारे लोग ज़्यादा इससे ग्रसित हैं जी। तो ये जो प्रॉब्लम जब हम सोचते हैं लीवर की, तो सब जब रिपोर्ट में लिखा हुआ था फैटी लीवर, तो समझते हैं कि फैट यानी बहुत मोटा हो गया, या वो वाला फैट है ये जिसे हम चर्बी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन, क्योंकि आम आदमी डॉक्टर की भाषा नहीं समझता, पर वो पढ़ के सोचता है यार ये क्या चीज़ है। नहीं, बिल्कुल, वैसे तो वो है वही, इट इज़ फैट, तो फैट है, चर्बी है वो। चर्बी अगर चमड़ी के नीचे जमा होती है तो हमारे को मोटापा दिखाई देता है, पेट के अंदर तोंद की तरह निकल के आती है। लेकिन अब हमें ये पता चला है कि पेट में तोंद निकलने और हाथ पैरों में जमा होने से पहले लिवर के अंदर जमा हो सकती है। और ख़ास तौर पे हमारी एशियन पॉपुलेशन के अंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके अंदर, उसके अंदर लिवर में ज़्यादा जल्दी जमा होती है, इसलिए इसको फैटी लिवर जल्दी डेवलप होता है, जो अब साइंस के द्वारा प्रूव होकर के उसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है NASH, दैट इज़ NASH। पहले मानते थे शराब से खराब होता है लिवर, लेकिन अब धीरे धीरे पता चला है खाली शराब नहीं है, इट इज़ नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जो कि ज़्यादा इक्वली ख़राब बीमारी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यूएसजी में ग्रेड 1 आया है, ग्रेड 2 आया है, ये रिवर्सेबल है। आप मेहनत करेंगे, खाना पीना कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वापस रिवर्स होकर लिवर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रेड 3 हो रहा है, तो आपको फिर इसकी और जांच करनी पड़ेगी। ये फैटी लिवर कहीं सिरोसिस की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन एक जांच होती है। वो जांच करके अगर वो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है, तो हमारे को अलर्ट होना पड़ेगा, हमारे को इसमें बिल्कुल चिंता करके और उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो हम अगर वापस आना चाहते हैं, तो हमारे को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो वो आवश्यक है। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि हमको रिवर्स आना पड़ेगा। तो वो जो रिवर्स वाला जो हम एक यूँ कहें इक्वेशन देखें, तो उस रिवर्स की इक्वेशन में एक्सरसाइज का ही ज़्यादा रोल है, या फिर कुछ जैसे हमने मान लीजिए हम कच्ची सब्जियां भी खा रहे हैं, और जो आपने बताया वैसे एक्सरसाइज का रोल उसके साथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई मसल्स, जैसा कि मैं पहले आपसे बात कर रहा था, अब कई मसल्स हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते। देखिए, बिल्कुल सही बात बताई आपने कि हमारे पास में हम लोग खाने पीने पे हो सकता है हम थोड़ा बहुत कंट्रोल। देखिए, वैसे ज़्यादा मुश्किल काम खाना कंट्रोल करना है, क्योंकि खाने का कंट्रोल डायरेक्टली हमारे दिमाग से होता है, हमारी इच्छा से होता है। हम इच्छा से के अनुसार हम डोसा भी खा रहे होते हैं, और हम लोग नॉन वेज, ये वेस्टर्न टाइप ऑफ फूड खा रहे होते हैं, तो जो कि शायद थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। अगर हमने मन को कंट्रोल में कर रखा है, तो फिर सेकेंड रोल आता है हमारे पास एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, अगर वो चलेंगी,
अगर हमारी मांसपेशी चलेगी तो हमारी चर्बी को कंज्यूम करेगी। आप अगर चलेंगे, बहुत सालों से प्रूवन है कि अगर हम चल फिर रहे हैं तो हमारी मसल्स जब काम करते हैं डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होती है, क्योंकि मसल्स के अंदर इंसुलिन की जरूरत नहीं है उसको शुगर को डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए, शुगर कंज्यूम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं 10,000 कदम चलिए। 10,000 कदम आप अपने, आजकल तो वॉच आ गई हैं, आपका स्पीडोमीटर आते हैं, उससे आप 10,000 कदम अपना टारगेट बना के रखिएगा। लेकिन 10,000 कदम चलना सब कुछ नहीं है, 10,000 कदम चलना एक अहम हिस्सा है। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिएगा, हमारे शरीर में इतनी सारी मांसपेशियां हैं जो हम काम में ही नहीं लेते। अब जैसे हम सिंपल सी बात करें, आपने कभी किसी आदमी को देखा होगा अपनी उंगलियां चटकाते हुए, कभी आप देखेंगे पीछे की तरफ करके आदमी पुल कर रहा होता है, ये वाली मांसपेशियां आप नॉर्मली काम में नहीं ले रहे हैं जी। अगर आप सिंपल से ऐसे हमारे शरीर में अगर हम गर्दन को झुकाएंगे तो हमारी मांसपेशियां हम काम में नहीं ले रहे हैं, कंधे की मांसपेशियां अगर हम इनको दिन में 1 बार 2 बार काम में लेंगे तो ये मसल्स एक्टिवेट होने के कारण हमारे पास बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा इनका, तो हमारे पास फैट की टेंडेंसी कम होगी। अब हमारे को ये समझना पड़ेगा कि क्या ये हमने आज पैदा करा है तरीका? नहीं, आज का तरीका नहीं है। ये तरीका तब से है जब से हमारे देश में योगा को हमने अपनाया था। आप योगासन के अंदर देखेंगे तो योगासन के अंदर सिंपल वही एक्सरसाइज है। हम जो मांसपेशियां दिन भर काम में नहीं ले रहे, उन मांसपेशियों को काम में लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मसल्स काम में ले रहे हैं ताकि वो एक्टिव हो जाए। बाकी तो आप दिन में बैठ के खड़े होकर काम में ले ही रहे हैं ना। मैंने इस हाथ को 10 बार हिलाया है अब तक, तो इस वाली मांसपेशियों को मैं दिन में कई बार काम में ले रहा हूँ। लेकिन हम उन मांसपेशियों को काम में नहीं ले रहे, उनको भी हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और इसीलिए सबको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने ये बताया, जैसे हम बचपन में थे, कंची गोली भी खेलते थे तो ये स्ट्रेच होती थी, बाद में हम छोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग वगैरह हर एक बॉडी के मसल्स की होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो बहुत आम जिंदगी में हम देखते हैं, लेकिन ये कर रहे हैं लोग एक्सरसाइज, आजकल बहुत रुझान भी है, हम चारों तरफ देख रहे हैं, योग तो पूरे विश्व में फैल चुका है। हम बात करते हैं जब खाने की, तो वास्तव में जब खाने पर एक नमक डालने की, नमक स्वाद अनुसार ये कहा जाता है, नमक कितना हमारे पेट के लिए या हमारे लिवर के लिए घातक है? देखिए, आपने हालांकि नमक की बात छेड़ी, मैं आपको बोलूँगा देयर आर 3 वाइट पॉइजन्स। जी, इन्हें हम वाइट पॉइजन के नाम से ही जानते हैं। उसमें सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और घी, ये तीनों चीज़ें जो सफ़ेद दिखाई देती हैं, तीनों चीज़ें नुकसानदायक हैं। जी, अगर आपने अपना मीठा छोड़ दिया तो आपके शरीर में आधी समस्या खत्म हो गई, नमक कम कर दिया तो मेजर समस्या कम हो गई। और घी तेल डेफिनेटली हमें पता है कि हम कम से कम मात्रा में लें। घी तो फिर भी हो सकता है उतना नुकसान नहीं करता हो, लेकिन घी से बने जो तरल पदार्थ हैं जो कि खास तौर पे कढ़ाई में सेके जाते हैं जी, वो नुकसान करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जो धीरे धीरे करके पकाए जाते हैं, जैसे हमने कचौरी खाई या पकौड़ी खाई या समोसा खाया, ये नुकसानदायक होते हैं, बजाय इसके कि हम रोटी पर घी लगा रहे हैं या दाल में हमने घी डाला है। तो नमक हमेशा हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट की मात्रा इंक्रीज होने के साथ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराएगा, हमारे और अंगों को प्रभावित करता है। लिवर के ऊपर मेनली शुगर का ज़्यादा इफेक्ट आता है और फैट का ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेकिन हाँ, एक बार लिवर खराब होता है तो हमारे सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। तो ऐसे मरीजों में देखेंगे कि पेट के अंदर पानी भर गया, पैरों में सूजन आ गई, मांसपेशियां कम काम कर रही हैं। उन सबका डायरेक्ट रिलेशन सोडियम से है, सॉल्ट से है, जो कि सॉल्ट की मात्रा उस समय कंट्रोल करनी पड़ेगी। हम ऐसे मरीजों को बोलते हैं 2 ग्राम से कम। 2 ग्राम मतलब आपको 3 चुटकी, उंगली की जो चुटकी बनाएंगे अगर 3 चुटकी लेंगे, उससे ज़्यादा आपको नमक पूरे दिन में नहीं खाना होता और ऊपर से तो डालना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जी। तो मुझे लगता है खान पान बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करता है हमारे दैनिक जीवन के अंदर। हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैं हमेशा 2 चीज़ें हमेशा एग्जाम्पल कोट करता हूँ, हमेशा जब भी कभी जन साधारण के साथ बात कर रहा होता हूँ, कि आपके लिए ज़रूरी है आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज और आपका दिनचर्या, आपका पूरा दिन की आप कैसी परिभाषा करते हैं। हम आजकल लाइफस्टाइल चेंज कर चुके हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आजकल हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझेंगे कि आजकल हमारे काम की रिक्वायरमेंट, हम लोग सुबह काम पे जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे घर पर आते हैं, जबकि एक्चुअल लाइफस्टाइल शुड बी कि आपको 8 घंटे काम करा, 8 घंटे आप सोएं और 8 घंटे आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को दें, जिनमें 4 घंटे परिवार को दें और 4 घंटे अपने और शौक को दें। आपका शौक आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो खेलें उसको। आप इससे प्रेशर में ना आए कि भाई मेरे काम की ज़रूरत है, काम कर रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा हूँ। आप अपना समय उन चीज़ों को दें, खेलने में, दोस्तों में। तो ये आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हम हर काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम ये सोचते हैं कि वो मेरा काम नहीं हो पाया, मैं अब क्या खेल पाऊंगा क्रिकेट। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप जब चाहें जब खेल सकते हैं, जब चाहे जब आप, मतलब आप हर एक चीज़ को एलोकेट करना होगा, राइट।
अच्छा सर, एक आपके अचीवमेंट की बात करूं, जो कि जिसके लिए जब भी आपका नाम कभी कोई सर्च भी करे तो वही चीज़ सबसे पहले आती है। लीवर ट्रांसप्लांट सबसे पहली बार आपने किया, कितनी उसके लिए आपको यूँ कहें कि समस्याएं भी आई होगी, या क्या स्ट्रगल रहा, कैसे आपने इस बारे में सोचा? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसको कि शायद हमने अभी तक लिंक नहीं कराया, लेकिन वो सीधे मेरे लिवर ट्रांसप्लांट की ओर अग्रसित होने पर और दिमाग को उसकी तरफ ले जाने पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। मेरी माताजी जो जब मैं मेडिकल में था तब उसके बाद उनकी बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी जी। और वो बीमारी थी सिरोसिस ऑफ लिवर जी। उस समय हिंदुस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं था। हमने बहुत कोशिश करी और उस समय अमेरिका में और यूरोप के कुछ जगहों पर लिवर ट्रांसप्लांट होता था, तो बड़ा मुश्किल था उस समय, हम उनको नहीं बचा पाए। तब से दिमाग में इच्छा थी, मैं बहुत छोटा सा बच्चा ही हुआ करता था कि लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो जब मैंने MBBS करा, फिर MS करा, फिर मैंने सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ब्रांच इसीलिए ली क्योंकि सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लिवर। तो हमने जब SG संजय गांधी PGI में ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने लिवर ट्रांसप्लांट वहाँ पे शुरू ही हुए थे जी। वहाँ पे हमारे जो गुरुजन थे उनको पद्मश्री भी इसलिए मिला कि उन्होंने पहला गवर्नमेंट सेक्टर में लिवर ट्रांसप्लांट करा था। और हमने लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर मैं उसमें एक्स्ट्रा एक्टिव रहा करता था। लोग अगर वहाँ पे 4 घंटे बिताते तो मैं उसमें 12 घंटे बिताता था, 14 घंटे बिताता था लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर। उससे मेरे को ये सीख मिली कि हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट संभव है, पहली चीज़ धरती हिंदुस्तान में। जब मैं राजस्थान में आया तो राजस्थान के अंदर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे कि लिवर ट्रांसप्लांट कैसे हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान में उस समय तक कंसेप्ट नहीं थे हमारे लिए। हम लोग उस श्रेणी में थे जब हम डेवलप कर रहे थे जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर पामेचा और डॉक्टर शिवसरीन साहब, जो आज वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हमारे को मदद करने के लिए एग्री करे और हमने उनके सहयोग से हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करा। बहुत मुश्किल था कि हमारे पास लिवर की बीमारी के मरीज इस बात के लिए एग्री हो कि मेरा लिवर नया लग जाए और हमें उनको प्रूव करना कि हमारे यहाँ हो पाएगा। और उसमें बहुत सारी सोसाइटी भी और सबका योगदान रहा, गवर्नमेंट का भी और सपोर्ट भी, दोस्तों का भी, फाइनेंशियल भी। और फिर हमारे पास में हमने पहला लिवर ट्रांसप्लांट 2018 के अंदर फरवरी में हमने पहला लिवर ट्रांसप्लांट करा। तो और उस समय कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट हमने करा जिसमें कि एक व्यक्ति था जो कि ब्रेन डेथ था, उसका लिवर हमारे उसी फैमिली ने एग्री करा, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमने उसको लिवर ट्रांसप्लांट करा और जब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बूस्टअप दिया क्योंकि धरती पे शायद इससे बड़ी सर्जरी कोई नहीं होती आज की तारीख में। सबसे बड़ी सर्जरी है। इस सर्जरी के अंदर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि उस समय 100 लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। आप ये समझिए कि अगर उस समय लिवर ट्रांसप्लांट करते वक्त आप एक मेजर वेसल को टाँके लगा रहे हैं और बिजली चली जाए, हम तो सोचते हैं बिजली चलेगी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन वहाँ वो टाँका ख़राब हो गया तो पेशेंट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो बिजली वाले को भी हमारे को अलर्ट रखना पड़ेगा, हमारे को पानी वाले को भी अलर्ट रखना पड़ेगा, हमारे स्टाफ को भी अलर्ट रखना पड़ता था। हमारे जो कलीग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे को, क्योंकि सर्जरी 12 घंटे 14 घंटे चल रही होती है, तो सब लोग जो वहाँ पे ऑपरेशन करके कुछ एक जने बाहर निकले, उनका खाने का भी इंतजाम देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को एक साथ समन्वित कर करके काम कराना, ये अपने आप एक बड़ा चैलेंज था। तो डेफिनेटली सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी। नाम मेरा आता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि शायद नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने शायद मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करी। जैसे हमारी जो सिस्टर इंचार्ज थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि सर खाना, मैंने कहा सिस्टर जी पैसे दे रहा हूँ, खाना सबके लिए आप मंगा लो, आप कैसे आएगा मुझे नहीं पता। उन्होंने उस समय उस चीज़ को भी ध्यान रखा। इंस्ट्रूमेंटेशन देने के अलावा हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने टीम को बुलाना, टीम के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना, सब कुछ का इंतजाम करा। तो मैं समझता हूँ शायद राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय लिवर ट्रांसप्लांट राजस्थान में शुरू होना, और मैं धन्यवाद सबका देना चाहूँगा सर। उसके बाद में अब तक तकरीबन कितने ऐसे सक्सेसफुल केसेस हो चुके हैं? अब तो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश कर लिया है। पिछले 5 सालों के अंदर हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया है। वो एक कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम था, मतलब किसी मृत व्यक्ति ने अपना अंग दान करने के लिए एग्री करा। अब हम लाइव रिलेटेड पर भी आ गए हैं, जिसमें कि परिवार का ही व्यक्ति लिवर दे सकता है। तो हम ऑलमोस्ट महीने के 4 से 5 लिवर ट्रांसप्लांट अभी हम लोग कर रहे हैं, और कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट जब भी अवेलेबल होता है तो हम करते हैं। तो आई थिंक हम लोग अब काफ़ी अच्छी स्थिति के अंदर हैं। हमने नहीं करते हुए शायद हम लोग 100 लिवर ट्रांसप्लांट के आसपास राजस्थान के अंदर पहुंच गए हैं।
तो आने वाले समय के अंदर ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। पहले हमारा खाली एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था, अब बहुत सारे हॉस्पिटल इस पे इस तरफ आगे बढ़ करके कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि हमारे स्टेट के लिए ये। सर, एक जो ये जागरूकता कितनी आई है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बारे में, कि जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, क्योंकि जब तक कोई देगा नहीं तब तक किस तरीके से वो सर्जरी हो पाएगी। तो ये जो जैसे हम ब्रेन डेथ की बात करते हैं और खुद से आदमी जो जीवित व्यक्ति है वो पहले से कह देता है कि मेरी बॉडी जो है या 9 जनों को ज़िंदगी दे देता है एक इंसान, तो वो कितनी जागरूकता है? देखिए, बहुत अच्छे मूवमेंट्स हैं। जैसे आजकल हमारे लाइसेंस के ऊपर जब लाइसेंस ले रहे होते हो, परमिशन अगर आप कहते हैं कि मेरे को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, मेरे को ऑर्गन डोनेशन के लिए मेरे को परमिशन दिलवानी है या मेरी कंसेंट देनी, तो आज लाइसेंस पर आ गया है। तो ये राजस्थान में ही सिर्फ राजस्थान के अंदर लाइसेंस पर आ गया है। आप ये देखें तो आज अगर आप SMS के अंदर एक सेंटर है, वहाँ पे जाकर के ऑफिस के अंदर जाके अपने अभी से कंसेंट दे सकते हैं, मैं अपना अंगदान देना चाहता हूँ। आज की तारीख में फैमिली समझ गई हैं कि आपके अंगदान देने से नुकसान नहीं है। पहले ये सोचा करते थे परिवारजन कि अगर मैंने मेरा अंग दे दिया या इस मेरे जो रिलेटिव है जिनकी डेथ हुई, इनका एक अंग दे दिया तो इनकी बॉडी का क्या होगा, हम इनको कैसे ख़राब करेंगे। तो मैं बहुत कॉमनली एग्जांपल देता था, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक नई मर्सिडीज़ खरीदी है या एक नई गाड़ी खरीदी है, उसको जला देते हैं, आप नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो कीमती चीज़ है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शरीर जिसके अंदर इतनी सारी कीमती अंग अभी जिंदा है, वो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। तो आप अगर किसी को देंगे तो शायद इससे आपका बुरा नहीं होने वाला, आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा करने वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली मैसेज सोसाइटी पे गया है, बहुत सारे सोशल फोरम्स इस पे एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जो नया एक गाँव में जाकर शिक्षा देना और स्कूलों में जाकर शिक्षा देना, ताकि ये सब चीज़ें समय लेती हैं। मतलब आज 5 साल हुए, मुझे लगता है अगले 4 साल के अंदर और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि हम अंगदान कर सकते हैं, अब उसको नेगेटिवली नहीं लेते। जैसे पहले शुरू में हमें लेने में बहुत मुश्किल हुई थी, परिवार को समझ में ही नहीं आता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर लोगों के अंदर जागरूकता आई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के मीडिया का, आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल में बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल प्ले करा है कि मीडिया के थ्रू लोग जल्दी समझते हैं। मेरे बोलने को शायद समझ पा रहे हैं लोग बार, लेकिन अगर वो चीज़ किताब में लिखी होगी तो हो सकता है ना समझ पाएँ। अगर अखबार में लिखा होता है तो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो रोज़ पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। ये बात तो हम समझ में आ गई कि एक खामोशी अनेक मुस्कान, ये समझ में आ गई। लेकिन एक सवाल जो आपके जवाब से ही निकल रहा है कि क्या एक जिंदा व्यक्ति जो घर परिवार में है, क्या वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना लिवर दे सकता है? बिल्कुल सही है। आपने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का होना चाहिए, जिसके अंदर व्यक्ति के डोनर कौन कौन हो सकते हैं जानना सबको जरूरी है कि माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है। अब जो पत्नी है, पत्नी के भी रिलेटिव्स हो सकते हैं या पति के भी रिलेटिव हो सकते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, यही अंगदान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जरूरी है वो सेम ब्लड ग्रुप के होने चाहिए। सपोज बी वाला ही बी को दे सकता है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर होता है, ब्लड डोनेशन के अंदर ओ ग्रुप हम सब जानते हैं यूनिवर्सल डोनर है, ऐसे ही लिवर के अंदर ओ ग्रुप सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। तो ये हमें जानना है कि इट इज़ ब्लड ग्रुप मैचिंग की तरह ही है लिवर ट्रांसप्लांट। जैसे हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर HLA टाइपिंग करी जाती है, लिवर के अंदर ज़रूरत नहीं होती है। लिवर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिव ऑर्गन है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को, इसलिए इसमें खाली ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्टेबल ज़रूरी होता है। दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा सर, मेरे भी मन में ये सवाल आया, वो जो लिवर दे देगा फिर उसका क्या लाइफ कैसे, उनका हम लोग कभी भी पूरा लिवर नहीं लेते हैं। जैसे कैडेवरिक के अंदर पूरा लिवर लिया जाता है, लेकिन लाइव रिलेटेड के अंदर लिवर का एक हिस्सा लिया जाता है। सामान्यतः हम आदमी के अंदर 30% लिवर सफिशिएंट होता है आदमी की ज़िंदगी के लिए। जैसे आपने कई बार सुना होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिवर में चोट लग गई, काफ़ी खून बहा है, लेकिन वो लिवर थोड़े दिन में जनरेट कर जाता है, वापस बन जाता है। 3 महीने बाद लिवर पूरा बन जाता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का आधा लिवर निकालते हैं और वो दूसरे के अंदर लगा देते हैं और 3 महीने बाद दोनों का अगर हम जाँच करें, CT स्कैन करें, तो दोनों का लिवर उग चुका होता है, दोनों के लिवर फंक्शन नॉर्मल हो चुके होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसको डोनेटर जो अंगदान कर रहा है उसका पूरा लिवर लिया जाएगा, उसके अंदर लिवर में से एक हिस्सा लिया जाता है। वो डिपेंड करता है वजन, कितना वजन आदमी का जो रेसिपिएंट है उसका कितना वजन है। सपोज करिए एक माँ बेटे को लिवर दे रही है, तो आप समझेंगे बेटा तो बहुत छोटा है, उस बच्चे को सपोज 6 महीने के बच्चे को लिवर चाहिए तो उसके लिए बहुत छोटा सा हिस्सा चाहिए, तो उसका बड़ा हिस्सा लेके तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो लिवर का लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है, उससे में से भी छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और वो बच्चे के अंदर पूरा, जब तक बच्चा बड़ा होता है तो पूरा हो जाता है। तो मुझे याद है डॉक्टर एक बहुत बड़े सर्जन है, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर
अपना पहला लिवर ट्रांसप्लांट वाली उस लड़की को बुलाया था जब वो 5 दिन की थी, तो उन्होंने उसका लिवर ट्रांसप्लांट करा था और वो लड़की आज 26 साल की है। तो मुझे बहुत, उसकी माँ ने उसको लिवर दिया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उसको देख करके कि हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मैं ये मैसेज ही देना चाहता हूँ कि जो बच्ची 5 दिन से लेकर 26 साल की और फिट थी और बहुत अच्छी थी, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो रहे थे, तो इसका मतलब अंगदान लिवर ट्रांसप्लांट कोई ऐसा नहीं कि नुकसानदायक चीज़ है। आपको लोग डरते हैं इससे, लेकिन हाँ, इससे फ़ायदा होने वाला है आगे। सर सैल्यूट है आपके इस मतलब इस जज्बे को, और ये एक मानव सेवा, इतनी बड़ी सेवा, और इसमें नुकसान भी नहीं, वो वापस से उग जाता है। ये मेरे ख्याल में मैं भी पहली बार जाना हूँ और बहुत से दर्शकों को ये जानकारी मिली होगी, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। अब चलते चलते आप सबको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने ऐसा माहौल बना दें पेट का कि कभी ऑपरेशन के लिए चीरा ना लगाना पड़े। देखिए, मैं ना 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल का मतलब ये है कि ना मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखी। जब मैंने MCH करने जा रहा था, एक ही जगह लिवर MCH सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती रही थी और मैं उसके बाद भी स्ट्रगल करके आया। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप तेंदुलकर को देखोगे या आप किसी बड़े खिलाड़ी को देखोगे, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करा है। जो जीत रहा है आपको उसकी खाली जीत दिखाई दे रही है। तो इसलिए आप ये मान के चलें, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तभी जीतेंगे। किसी को थाली में परोस के नहीं मिलता है। आपको मेहनत करनी है, ज़िंदगी में मेहनत करनी है। उस मेहनत के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बेहतर है आप अपनी सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में करें, अपने समय में करें। आप उस 24 घंटे को, सबके पास वही है, अगर आप उस 24 घंटे में 20 घंटे यूज़ कर पाते हैं तो आपकी सक्सेस ज़्यादा बड़ी होगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं अपने समय को, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं हेल्थ के हिसाब से देना चाहूँगा, पेट आँत के हिसाब से देना चाहूँगा कि आपको अपने खान पान पर और एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको वेस्टर्न टाइप ऑफ लाइफ से इंडियन टाइप ऑफ लाइफ वापस अपनानी पड़ेगी आपको, चाहे वो इंडियन टाइप ऑफ लाइफ में, चाहे वो सुबह चलना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे खान पान हो। आप मान के चलें, आपके दादाजी जो खाते थे वो बेहतरीन खाना था, तो आप उसी की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, और आज तो ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम हम एंड ही नहीं करें और बहुत सारी बातें करें, क्योंकि जानने का बहुत कुछ मन कर रहा है और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे धरती धुरारी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का धरती धुरारी के माध्यम से, कि मैं लोगों के बीच आ पाया, लोगों से मिल पाया। और आप सब, मैं इस प्रोग्राम को बहुत समय से देखता आ रहा हूँ। मतलब मुझे हमेशा अच्छा लगता था जब कोई इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी पर्सनालिटी आपको कुछ ऐसे उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो। तो हम किताबें पढ़ के बापू के बारे में देखा करते थे, और आपके धरती धुरारी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, तो एक सपना होता था कि कभी मैं भी जाऊंगा इसके अंदर। तो आज वो सपना पूरा होता नज़र आ रहा है। सर हमें तो बहुत अच्छा लगा, और हमारा सपना ही पूरा हुआ कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो चलिए, हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं DD राजस्थान पर, देखते रहिए। और अभी धरती धुरारी से आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।